गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुबोध डिजिटल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी की पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर अपन ने लास्ट वाले एक टॉपिक पे हमने बात की थी रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में हमने समझा था कि कोई भी निकाय है जो एक रुद्धोष्म है, जिसकी दीवारें अपन बोल सकते हैं एडियाबैटिक रुद्धोष्म टाइप है जिसकी दीवारें, और दीवारें रुद्धोष्म टाइप होने के कारण उसका जो बाहर के जो आसपास के वातावरण से उसका जो संपर्क होता है ना, वह टूट जाता है। सीधी सी बात है, वह अलग हो जाता है, उससे भिन्न हो जाता है। बराबर, वो निकाय बाहर वाले वातावरण से अपने भिन्न हो जाता है, तो वो रुद्धोष्म टाइप, अपन उस निकाय को रुद्धोष्म टाइप निकाय कहते हैं। तो उसके अंदर अपन ने एक यहाँ पे फॉर्मूला देखा था, जिस रुद्धोष्म प्रक्रम का फॉर्मूला अपने पास आया था W = μ1 ब्रैकेट T1 - T2 ब्रैकेट क्लोज अपॉन लैम्डा -1। तो ये कल अपन ने ये फॉर्मूला को निकाला था। तो यहाँ पे रुद्धोष्म प्रक्रम की कल अपन ने बात की थी। अब उसके अगले वाला एक प्रक्रम लेके चलते हैं, प्रोसेस, जिसको बोला जाता है सम आयतनिक प्रोसेस। ठीक है, समताप ये प्रक्रम के बारे में भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे सम आयतनिक प्रोसेस। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कहना क्या चाहता है, ये प्रोसेस है क्या। भाई यहाँ पे यदि निकाय के आयतन का मान जो होता है वह नियत है, सीधी सी बात है। क्या है, निकाय के आयतन का मान यदि नियत है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, तो इसको बोला जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस, सम आयतनिक प्रोसेस। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं, पहली हेडिंग डालते हैं सम आयतनिक प्रोसेस, सम आयतनिक प्रक्रम। और सम आयतनिक प्रक्रम के बारे में बताया आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बताया, आइसोकोरिक प्रोसेस, समआयतनिक प्रक्रम। और समआयतनिक प्रक्रम के अंदर अपन लिखते हैं यदि किसी निकाय का जो आयतन है वह नियत है। बराबर, ऐसा प्रक्रम जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत निकाय का आयतन स्थिर रहता है, ऐसा प्रक्रम लिखेंगे इसके अंदर, ऐसा प्रक्रम जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान अंतर्गत निकाय का आयतन स्थिर होता है, जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान निकाय का आयतन कैसा होता है, स्थिर होता है। ठीक है, स्थिर होता है, ऐसे को अपन सम आयतनिक प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें डेल वी का मान ये कैसा होता है, डेल वी का मान यदि बोलेंगे, डेल वी जो आयतन होता है वह अपने पास स्थिर रहता है। मान लो अपन एक प्रोसेस के अंदर एक निकाय को लेके चलते हैं और उसको उष्मा दी जाती है, तो सीधी सी बात है, यदि किसी निकाय को हीट प्रोड्यूस करने के बाद उसके आयतन में जरूर चेंज होगा, लेकिन वहां पे अपन आयतन क्या रखेंगे, नियत कंडीशन के अंदर रखेंगे, तब अपना प्रोसेस किस तरीके से काम करेगा। तो अपन एक निकाय का यहाँ पे निकाय बनाते हैं। ये चलो अपने पास कोई निकाय है, ठीक है, इस निकाय में ये निकाय है, ये ऊपर की तरफ पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन लगा हुआ है। यहां पे अपन बात करते हैं, इसके अंदर मान लो कोई पैटर भरा पड़ा है, पदार्थ भरा पड़ा है। यदि इसको हीट प्रोड्यूस करने के बाद, इसके ताप में चेंज करने के बाद, सीधी सी बात है, ये क्या होगा, इसका आयतन इंक्रीज होने लगेगा। लेकिन अपन कुछ दाब का, प्रेशर का अपन ऊपर की तरफ कुछ वेटेज रख देते हैं, और वेटेज रखने की स्थिति के कारण क्या होता है कि इसका जो आयतन होता है ना वह स्थिर रहता है। यदि बोलेंगे यहाँ पे जो आयतन की बात करेंगे अपन, आयतन जो कैसा है भाई, स्थिर कंडीशन के अंदर है। बराबर, तो ये प्रक्रम यही कहना चाहता है, समआयतनिक प्रक्रम उसी को चीज को बोला जाता है। यदि आयतन अपना यहाँ पे स्थिर हो, आयतन यदि कांस्टेंट लेवल पे है, उसको समआयतनिक प्रोसेस बोला जाता है। इस स्थिति में गैस के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा
लेकिन स्थिर आयतन पर अपन ये पहले वाले में करके आ चुके हैं, ये गैस वाले, तो अपन लिखेंगे स्थिर आयतन पर गैस के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, गैस की विशेष ऊष्माधारिता। तो ये अपन ने वहां पे जब अपन ने रखा था तो अपन ने क्या बोला था, आयतन का मान स्थिर रखा जाता था, उस कंडीशन पे बोला गया है। तो यहां पे इसकी डेफिनेशन एक और लिखते हैं अपन, लिखते हैं यहां पे स्थिर आयतन पर गैस के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गैस की विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाती है। ठीक है, तो ये बात करेंगे अपन यहां पे, ये समायतनिक प्रोसेस हो गया। सेकंड बात करेंगे समदाबीय प्रोसेस की। अब आइसोबारिक के प्रोसेस की बात करेंगे, तो एक ऐसा ऊष्मागतिकी प्रकरण जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत निकाय का दाब नियत रहता है। यहां पे अपन आयतन नियत रखा, दूसरे में अपन प्रेशर को नियत रखेंगे, प्रेशर इज कांस्टेंट है, तो वो समदाबीय प्रक्रम कहलाता है। बराबर सेम इसके जैसे, जैसे अपन ने गैस की विशेष ऊष्माधारिता, यदि मैं आयतन की बात करूं तो अपन ने किससे प्रदर्शित किया था, CV से, बराबर इससे अपन ने प्रदर्शित किया था। यहां पे अपन सेकंड बात करेंगे समदाबीय प्रोसेस आइसोबारिक, सेकंड बात करेंगे यहां पे, सेकंड पॉइंट समदाबीय प्रक्रम आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, यहां पे अपन ने आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में बात की। समदाबीय प्रक्रम, और समदाबीय प्रक्रम कैसे लिखेंगे कि एक ऐसे प्रक्रम की बात कर रहा हूं, ऐसे प्रक्रम के अंतर्गत जिसके अंदर निकाय का जो दाब जो स्थिर रहता है, बराबर, वह अपना समदाबीय प्रक्रम कहलाता है। ऐसा प्रक्रम जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान निकाय का दाब स्थिर, निकाय का दाब स्थिर होता है, समदाबीय प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? ऐसे प्रक्रम को समदाबीय प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, ऐसे प्रक्रम को क्या कहते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस बोला जाता है, समदाबीय प्रक्रम कहलाता है। यदि अपन ये बात करेंगे, ये पहले वाले में जैसे अपन ने बात करेंगे गैस की विशेष ऊष्माधारिता, बराबर, जो अपन ने गैसेस की जो स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी के बारे में बात की थी, तो वहां पे अपन ने समायतनिक के बारे में पढ़ा, मतलब यदि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था। सेकंड पॉइंट, वहां पे अपन ने दाब को भी कांस्टेंट रखा था, प्रेशर को भी कांस्टेंट रखा था। तो उसकी भी एक छोटी सी परिभाषा जिसको अपन ने CP से डिनोट किया था, मैं वापस एक बार इसको यहाँ पे लिखवा रहा हूं। उससे पहले एक अपन आयतनिक प्रोसेस के बारे में एक डायग्राम बना दीजिए, निकाय का डायग्राम बना देते हैं यहाँ पे।
जिसके अंदर प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, प्रेशर अपने पास कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये अपने पास है, बराबर। जहां पे दाब कैसा है, स्थिर है, और ये गैस के कुछ कण है, अणु है, गैस अंदर भरी पड़ी है इस निकाय के अंदर, तो ये बात करेंगे। ठीक है, यहां पे इस ऊपर वाले को बोला जाता है पिस्टन। सीधी सी बात है, इसके अंदर अपन ने क्या किया है, दाब के मान को स्थिर रखा है, जिसको समदाबी प्रक्रम बोलते हैं। तो अपन यहाँ पे एक और अपने पास डेफिनेशन होती है विशिष्ट ऊष्माधारिता की, गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता की, जिसके अंदर अपन ने लिखेंगे स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर गैस के 1 मोल, स्थिर दाब पर गैस के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गैस की विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाती है। और सेकेंड पॉइंट इस पे बात करेंगे, इसको किससे डिनोट किया था अपन ने, सीपी से। ठीक है, यहां पे अपन ने यदि आयतन को कांस्टेंट रखा था तो वहां पे इसको अपन ने प्रदर्शित किया सीवी से, तो अपन यहां पे इसको प्रदर्शित करेंगे सीपी से, सीपी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे अपन ने 2 प्रोसेस के बारे में बात की, समतापीय और समदाबीय। समतापीय के बारे समायतनिक और समदाबीय प्रोसेस के बारे में बात की। समायतनिक प्रोसेस को अपन क्या लेके चले यहाँ पे, कि जहां पे निकाय के आयतन स्थिर है। भाई जहां पे निकाय का जो आयतन बात की अपन ने, किसी जो अपन बॉडी ले रहे, कोई सिस्टम ले रहे, उसके आयतन की बात कर रहा हूं, वह अपने पास क्या है, एक नियत कंडीशन के अंदर है। और सेकंड बात यहाँ पे समदाबीय प्रक्रम के अंदर अपन ने बात की है कि निकाय का जो दाब है ना, वह अपने पास अलग अलग है। दाब है ना, दाब का मान स्थिर है। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर अपन ने बात की, तो गैस के विशेष ऊष्माधारिता की बात की, जिसके अंदर समायतनिक प्रोसेस लेके चले, तो इसके अंदर उसको सीवी से रिप्रेजेंट किया। और यदि मैं समायतनिक प्रोसेस के अंदर दूसरा प्रोसेस लेके चलूं तो उसको अपन ने सीपी से रिप्रेजेंट किया। तो दोनों बातों को यहां पे अपन ने क्लियर किया, बराबर। तो ये सीपी से प्रदर्शित किया जाता है, और इससे ये क्लियर हो गया अपने पास, समदाबी और समायतनिक दोनों प्रोसेस अपने पास क्लियर हो गए। दोनों के बारे में अपन ने बात कर ली है। ठीक है, और यदि अगर अगला प्रोसेस अपन लेके चलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे समदाबी और समतापीय दोनों चीजें अपने पास क्लियर हो गई। ठीक है, अगला प्रोसेस अपन लेके चलेंगे यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे एक और चीज है, ये तुम्हें दर्शाए गए समदाबी प्रक्रिया के अंदर, जिसमें क्या बोला है, दाब नियत है, गैस के द्वारा किया गया कार्य। यदि इस चीज को समझने जाएंगे ना अपन, तो अपन थोड़ी देर पहले कुछ इसके बारे में एक अपन ने आदर्श गैस समीकरण के बारे में पढ़ा था, बराबर, जिसका एक फॉर्मूला था पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, बराबर। अपन ने 2 अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। अगर मैं यहां पे लिखना चाहूँ ना, देखो किस तरीके से इसको डिनोट करेंगे। एक आदर्श गैस समीकरण के बारे में बात करेंगे, यहां पे आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशंस। और आइडियल गैस इक्वेशंस की बात करेंगे यहां पे, तो अपने पास 2 टाइप्स के लेके चले थे। जैसे अपन को पता है कि आदर्श गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू म्यू आर टी होता है, ये चीज अपन को पहले से क्लियर है। यदि मैं 2 अवस्थाओं के बारे में बात करूंगा, तो अपन लिखेंगे गैस की 2 अवस्थाओं।
ठीक है। तो पहली अवस्था में बात करेंगे तो वहां पे प्रेशर का मान अपन ने पहले लेके चल रहा हूं, जो P क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट। अपन ने क्या बोला यहाँ पे P क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पे P वॉल्यूम अपने पास चेंज हो रहा है, तो P1 इक्वल टू म्यू आर कांस्टेंट है और T1, ये अपने पास पहला समीकरण हो जाएगा। सेकंड समीकरण की बात करेंगे जो PV2 इक्वल टू म्यू आर T22। तो इसके अंदर क्या बोला कि दाब है ना, वह कौन सी कंडीशन के अंदर है भाई, दाब स्थिर है, दाब चेंज नहीं होता, बराबर। यदि दोनों अपन प्रोसेस को यदि तुलना करने पर, क्या बोला, दोनों प्रोसेस की तुलना करने पर, तो दोनों समीकरण फर्स्ट व सेकेंड की आपस में तुलना करने पर क्या होगा, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड लेके चलेंगे, तो दोनों अपन यहाँ पे तुलना लेके चल रहे हैं, तो PV2 माइनस P1 करेंगे, सीधी सी बात है। अपन यहाँ पे जो ये नीचे वाला है उसे मतलब जो सेकंड अवस्था आ रही है उसमें पहली अवस्था अपन निकाल देंगे, तो सीधी सी बात है यहाँ पे अपने पास वैल्यूज आएगी W इक्वल टू PV2 माइनस PV1 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगी म्यू आर T2 माइनस म्यू आर T1। क्लियर। अब इसमें कांस्टेंट वैल्यू अपन को लेनी है, कांस्टेंट। यदि मैं बोलूंगा इस दोनों कंडीशन के अंदर कांस्टेंट कौन सी है, P कांस्टेंट आ रहा है, तो लिखो W इक्वल टू PV2 माइनस V1 और यहां पे कांस्टेंट आ जाएगी म्यू आर इक्वल टू T2 माइनस, ये अपने पास एक वैल्यूज आ जाएगी जिसको अपन ने, ये अपने पास एक वैल्यूज आ जाएगी। क्लियर। ये अपने पास एक वैल्यू आ जाएगी W इक्वल टू PV2 माइनस V1 म्यू आर T2 माइनस T1, तो ये अपने पास एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे बात कर ली है। अगली अपन बात करेंगे, ये तो समदाबी प्रकरण के बारे में बात कर ली है, जिसमें देखो ताप परिवर्तित होता है अतः आंतरिक ऊर्जा भी परिवर्तित होती है। और इंटरनल एनर्जी के बारे में किसी निकाय की इंटरनल एनर्जी के बारे में अपन पढ़ के आ चुके। इंटरनल एनर्जी किसको बोलते हैं, जिसमें गतिज ऊर्जा और उसकी स्थिति ऊर्जा, मतलब गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा और गैस के अणुओं की स्थिति ऊर्जा शामिल होती, बराबर, वह उसकी आंतरिक ऊर्जा। यदि बोलेंगे कि इस निकाय की जहां पे बात की है, तो यदि निकाय को हिट अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं, मतलब उसके टेम्परेचर को बढ़ा रहे, यदि टेम्परेचर परिवर्तित होता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में चेंजेस जरूर आएगा, बराबर। अवशोषित ऊष्मा आंशिक रूप से आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कराने में, आंशिक रूप से कार्य करने में व्यय होती है। ठीक है, अवशोषित ऊष्मा की बात की है, जो ऊष्मा उसको अवशोषित कर रही है, तो वो आंशिक रूप से आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कराने में, उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रही है और आंशिक रूप से कार्य करने में व्यय होती है। सीधी सी बात है, किसी नियत ऊष्मा की मात्रा के लिए ताप में परिवर्तन नियत दाब पर गैस के विशेष ऊष्मा धारिता किया जाता है। तो ये एक छोटे से शब्दों में अपन ने ये समदाबीय प्रोसेस पूरा किया कि इसका फॉर्मूला किस तरीके से, अपने पास ये वैल्यूज आई, ये इक्वेशंस किस तरीके से आई और समदाबीय प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रम क्या होता है, तो इसको अपन ने समझ लिया है। अगली बात करते हैं अपन, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपने पास, चक्रीय प्रक्रम। ठीक है, छोटा सा दे रखा है, बहुत अच्छा ये है, इसको बताते हैं अपन, चक्रीय प्रक्रम। साइकिल प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं, चक्रीय। चक्रीय का मतलब क्या होता है, सबसे देखो कुछ वर्ड होते हैं ना, वही नाम में ही छुपे होते हैं, जिनकी जो अपन बोलते हैं ना, इसकी डेफिनेशन बोलो या कुछ भी बोलो तो इसके नाम में ही छुपी है चक्रीय। चक्रीय का मतलब एक साइकिल, और साइकिल कैसे घूमती है भाई, गोल, और सीधी सी बात है साइकिल कैसे होती है, गोल। क्लियर। अब साइकिल की बात करेंगे तो यहाँ पे साइकिल मतलब कहना क्या चाहता है भाई, जो प्रारंभिक स्थिति अपनी थी ना, वो लौट के वापस वही स्थिति में आ जाना, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते थे भाई, प्रारंभिक स्थिति जो भी थी, बराबर, लौट के वापिस उसी स्थिति के अंदर आके खड़ा हो जाना, विभिन्न प्रोसेस से गुजरने के बाद वापिस वही स्थिति आ जाना पहले वाली, तो वो एक कौन सा प्रोसेस कहलाता है, चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। सीधी सी बात है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसको बोला जाता है साइक्लिक प्रोसेस। क्या बोला जाता है, साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो अपन साइक्लिक प्रोसेस को समझना है, चक्रीय प्रक्रम। सीधी सी बात है, चक्रीय प्रक्रम के बारे में बात की है तो साइक्लिक प्रोसेस एक ही वर्ड में समझा दिया कि प्रारंभिक स्थिति में वापस लौट के पुनः आ जाना, वह उसका साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। एक ऐसा ऊष्मागतिकीय प्रक्रम जिसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाएं समान हो,
चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। सीधी सी बात है, क्या लिखा है? एक ऐसा ऊष्मागतिकीय प्रक्रम, एक ऐसा गतिकी प्रक्रम, एक ऐसा ऊष्मागतिकी प्रक्रम जिसमें निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था, जिसमें निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाएं समान होती है, जिसमें निकाय की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था समान होती है। बराबर? चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? चक्रीय प्रक्रम। तो यहां पे अपन ने दो चीजों के बारे में बात की साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, कि भाई किसी निकाय में किसी जो अपन बॉडी लेके चल रहे हैं, उस बॉडी की जो प्रारंभिक अवस्था है और लौट के पुनः उसी अवस्था के अंदर आ जाना, मतलब यदि सी बात करेंगे अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था दोनों का मान समान है, मतलब यही बोल सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था ही अपनी अंतिम अवस्था है। बराबर? कि भाई जो एक बॉडी थी वो विभिन्न प्रोसेस से गुजरने के बाद उसी अवस्था में आके खड़ी हो गई, तो वो एक चक्रीय पर, उसको साइक्लिक प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है। चक्रीय प्रक्रम में निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आता है। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा अवस्था क्षर है चक्रीय प्रक्रम के लिए, डेल यू 0 होता है। और डेल यू किससे रिप्रेजेंट किया था अपन ने? किसी निकाय की इंटरनल एनर्जी, उसकी आंतरिक ऊर्जा। यदि मैं बोलूंगा उसकी आंतरिक ऊर्जा में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, वह 0 है। बराबर? तो एक चक्रीय प्रक्रम के अंदर कहलाती है। चक्रीय प्रक्रम गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला पॉइंट लिखते हैं यहां पे, चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बराबर? चक्रीय प्रक्रम में गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होता, मतलब डेल यू का मान सीधा क्या होता है? 0। बराबर? निकाय को दी गई संपूर्ण ऊष्मा कार्य के रूप में परिवर्तित हो गई। एक निकाय को जितनी भी ऊष्मा दी गई वह कार्य के रूप में चेंजेस हो जाती है। बराबर? तो इसमें डेल यू का मान सीधा शब्दों में लिखा है कि डेल यू कितना क्या रहता है यहाँ पे? डेल यू इक्वल क्या रहता है? 0। क्लियर? तो ये अपने पास चक्रीय प्रक्रम हो गया, साइक्लिक प्रोसेस हो गया। और साइक्लिक प्रोसेस को समझने के लिए अपने सीधी सी एक बात की, निकाय की जो प्रारंभिक अवस्था थी वही उसकी अंतिम अवस्था है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होता, इंटरनल एनर्जी के अंदर कोई चेंजेस नहीं होता, आंतरिक परिवर्तन कुछ भी नहीं होता। बराबर? तो वह अपने पास प्रोसेस क्या कहलाता है? एक चक्रीय प्रक्रम का प्रोसेस कहलाता है। अगली बात करके ऊष्मा इंजन की, सॉरी उसके बाद उससे पहले बात करते हैं अपन हीट इंजन से पहले, अपन एक ऊष्मा इंजन से पहले अपन बात करते हैं ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम। क्या बात करेंगे? ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम। और ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम बात करेंगे तो वह दो बातों पर ही निर्भर करता है। अपने पास ऊष्मा इंजन का टॉपिक है नहीं यहाँ पे, अपन बात करेंगे सीधी सा यहाँ पे ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगली बात करते हैं यहाँ पे ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम
थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, और ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का बात करेंगे तो सबसे पहली बात है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की बात की थी तो अपन ने क्या बोला था वहां पे, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऐसे बहुत से मनोगम्य प्रक्रम है जो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से पूर्णतः अनुमत है और कभी भी होते हुए दिखाई नहीं देते। ऐसा किसी ने भी कभी नहीं देखा कि मेज पर पड़ी कोई पुस्तक स्वतः उछलकर किसी ऊंचाई पर पहुंच जाए। सीधी सी बात है ये तो, कि भाई ऐसा अपन ने मेज पे कोई रखी है, बुक रखी है, बस स्वतः ही उछल के अपने क्या बोलते हैं ऊपर की तरफ उछल जाए, तो ये ऐसा कभी पॉसिबल होता नहीं है। किंतु ऐसी बातें तभी संभव हो सकती है यदि केवल ऊर्जा संरक्षण का नियम का ही नियंत्रण हो। ठीक है, मेज स्वतः ठंडी होकर अपनी आंतरिक ऊर्जा का कुछ अंश पुस्तक की समान मात्रा की आंतरिक ऊर्जा में रूपांतरित करने में करे और इस यांत्रिक ऊर्जा के कारण पुस्तक उस ऊंचाई तक उछले जिसकी स्थिर ऊर्जा पुस्तक द्वारा प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा के बराबर हो। बराबर, तो अपन यहाँ पे ऊष्मागतिकी के सेकंड लॉ को पढ़ेंगे जिसके अंदर अपन देखेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखते हैं अपन कि सबसे पहला पॉइंट अपन ने इसके अंदर लिखा हुआ है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के नियम पर आधारित होता है। सबसे पहला पॉइंट ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ये पहला नियम अपन ने पहले टॉपिक में बात की। तो इसके अंदर अपन ने एक अभी जस्ट एक उदाहरण पढ़ा कि भाई ऐसा संभव नहीं होता कि जो बुक होती है ना वह स्वतः ही उछलकर ऊपर की तरफ उछले, ऐसा संभव नहीं होता। जो प्रथम नियम की बात की तो प्रथम नियम अपन जानते हैं किस तरीके से रहता है। यदि प्रथम नियम की बात करेंगे तो प्रथम नियम का फॉर्मूला क्या होता है, डेल क्यू रिप्रेजेंट करेंगे डेल यू प्लस पी डेल बी। ये अपन ने कब निकाला था, ये अपने ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ की बात की थी ना, तब अपन ने ये निकाला था। क्लियर। लेकिन अपन यहां पे बात करेंगे ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की। किसकी बात करेंगे, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की। तो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम क्या कहना चाहता है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता किसी प्रशीतक के निष्पादन गुणांक की मूल सीमा निर्धारित करता है। यह नियम बताता है कि ऊष्मा इंजन की दक्षता कदापि बंद नहीं हो सकती। ठंडे ऊष्मा भंडार की मुक्त ऊष्मा को कभी भी शून्य नहीं किया जा सकता। प्रशीतक के लिए द्वितीय नियम यह बताता है कि निष्पादन गुणांक कदापि अनंत नहीं हो सकता। प्रशीतक का बाह्य कार्य W कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये अपन ने सबसे पहली बात करेंगे जो ऊष्मागतिकी का जो सेकंड लॉ होता है ना, वह हमेशा दो कथन पे डिपेंड करता है। एक तो अपने पास केल्विन प्लैंक का कथन है और सेकंड होता है क्लासियस का। तो ऊष्मागतिकी का सेकंड लॉ जो होता है ना, वह इन दोनों बातों पर निर्भर करता है। केल्विन प्लैंक, ये एक साइंटिस्ट था केल्विन, तो इसने बोला था ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में कि ऐसा कोई प्रक्रम संभव नहीं होता जिसका एकमात्र परिणाम किसी ऊष्मा भंडार से ऊष्मा का अवशोषण करना और उस ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में रूपांतरित करना हो। मतलब केल्विन ये कहना चाहता है कि भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई इंजन आदर्श इंजन की तरह काम करे। आदर्श का मतलब होता है आइडियल, और आइडियल का मतलब क्या होता है, जितना मैंने इनपुट लिया है 100% इनपुट लिया, 100% आउटपुट के रूप में मुझे रिजल्ट देना, तो कभी पॉसिबल नहीं है। अपने पता है, अपन को भी पता है, कोई मोटर काम करती है तो 100% आउटपुट नहीं दे पाती। बराबर, उसमें भी कुछ ना कुछ लॉसेस होते रहते हैं। जैसे अपन बाइक चलाते तो 100% कभी अपन माइलेज उसको नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। तो यही कहना चाहता है कि ऊष्मा इंजन का मतलब कहता है पूर्णतः कार्य में रूपांतरित नहीं कर सकता, पूरे 100 रूप में रूपांतरित नहीं कर सकता। तो ऐसा प्रक्रम कभी संभव होता भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पे केल्विन का
केल्विन प्लैंक का नियम पढ़ेंगे। केल्विन प्लैंक का सबसे पहले उष्मागतिकी के दो नियम पर आधारित होता है। सबसे पहले नियम की बात कर रहे हैं केल्विन प्लैंक। और केल्विन प्लैंक ने नियम दिया था कि ऐसा कभी संभव नहीं होता है, ऐसा प्रक्रम संभव नहीं होता है, ऐसा प्रक्रम संभव नहीं होता है जिसमें, ऐसा प्रक्रम संभव नहीं होता है जिसमें एकमात्र परिणाम किसी उष्मा भंडार से उष्मा का अवशोषण करना और उष्मा को पूर्णतः कार्य में रूपांतरित करना। ठीक है, जिसमें एकमात्र परिणाम किसी उष्मा भंडार से उष्मा का अवशोषण करना तथा उस उष्मा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित करना। कार्य में परिवर्तित करना। भाई ऐसा संभव है भी नहीं परिवर्तित करना कि 100% अपन हिट एनर्जी लेके 100% उसको कार्य में परिवर्तित कर दे, पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पे केल्विन प्लैंक यही कहना चाहता है बराबर कि ऐसा प्रक्रम संभव नहीं होता। आदर्श उष्मा इंजन की दक्षता 1, आदर्श उष्मा इंजन की जो दक्षता होती है ना वह कितनी होती है? 1 बराबर। आदर्श उष्मा इंजन जैसी कोई चीजें होती भी नहीं है। सेकेंड बात करेंगे क्लासियस का प्रकरण। क्लासियस क्या कहना चाहता है? उष्मागतिकी के सेकेंड लॉ में क्लासियस के द्वारा किया गया एक कथन है। उसने कहा था ऐसा कोई भी प्रक्रम संभव नहीं है जिसका एकमात्र परिणाम किसी ठंडे पिंड से किसी गर्म पिंड से उष्मा स्थानांतरण हो। तो ये कभी संभव नहीं होगा, ये तब होगा जब W शून्य होगा। तो यहां पे ये क्लासियस का नियम ये कहना चाहता है किसी ठंडे पिंड से मतलब निम्न से हाई की ओर जाना। अपन ने हमेशा हीट ट्रांसफर कैसे बताया? हाई टू लो, उच्च से हमेशा निम्न की तरफ बढ़ेगी। तो क्लासियस ये बोलता है कि भाई ऐसा कभी संभव नहीं है कि उष्मा का स्थानांतरण ठंडे से गर्म की तरफ हो, ये तो पॉसिबल है भी नहीं। तो क्लासियस यही कहना चाहता है कि ऐसा कोई भी प्रक्रम संभव नहीं होता जिसका एकमात्र परिणाम किसी ठंडे पिंड से गर्म पिंड की ओर स्थानांतरित हो। क्लासियस के नियम अनुसार ऐसा कोई भी प्रक्रम संभव नहीं होता, ऐसा कोई भी प्रक्रम संभव नहीं होता जिसमें उष्मा ठंडे पेय पदार्थ से गर्म पेय पदार्थ की ओर स्थानांतरित हो, जिसमें एकमात्र परिणाम किसी ठंडे पेय से किसी ठंडे पिंड से, ठंडे पिंड मतलब निम्न से किसी गर्म पिंड उच्च की ओर प्रवाहित हो। या स्थानांतरित हो। बराबर, ये दो बातें कभी संभव नहीं होती। केल्विन का प्लैंक का नियम और केल्विन प्लैंक का नियम और
क्लासियस का नियम, कभी भी ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वह लो से हाई की तरफ नहीं होता, हमेशा हाई टू लो टेम्परेचर में होता है। तो ये अपन ने दोनों चीजों के बारे में बात की है, ऊष्मा गतिकी के सेकेंड नियम के बारे में अपन ने क्लियर किया है। अब अपने पास लास्ट वाले ऑप्शंस में दो चीजें और अपने पास रही है, एक तो अपन पढ़ेंगे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के बारे में, बराबर, और एक अपन पढ़ेंगे कार्नो इंजन, ये अपने पास लास्ट टॉपिक रहेगा, उसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।